ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। दिन की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ हैं मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देख लीजिए आज कौन सी बड़ी खबरें शामिल की गई हैं इस शो में। शुरुआत विलफुल डिफॉल्टर की एक खबर के साथ। विलफुल डिफॉल्टर के नियमों में होगा बदलाव। क्या बदलाव होगा, आरबीआई का क्या नया प्रस्ताव है, इसको समझेंगे। एनपीएस के लिए राज्यों को क्यों चाहिए ज्यादा पैसा। केंद्र सरकार ने कहा है राज्य चाहे तो एनपीएस के लिए ज्यादा उधार ले सकते हैं, उधार लेकर ही पेंशन दीजिए, लेकिन इतनी जरूरत क्या है राज्यों को, ये समझेंगे। क्यों निष्क्रिय पड़े हैं 20% से ज्यादा जनधन खाते। जी हां, ये बड़ी चिंता भी हो सकती है क्योंकि जनधन खाते खुल तो गए लेकिन वो खाली पड़े हैं। क्यों निष्क्रिय पड़े हैं, ये जानेंगे। धीमी पड़ेगी नई सड़क बनने की रफ्तार। दिन की बड़ी खबरों में शामिल है ये खबर। देश में अगर आप सड़कें बनने की रफ्तार कम होती देखें तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि सड़क के नए टेंडर दिए ही कम जा रहे हैं। कितने कम दिए जा रहे हैं, क्यों कम दिए जा रहे हैं, ये जानेंगे। आईएमएफ ने लगाया भारत पर बड़ा आरोप। क्या आरोप लगाया, क्या जवाब आरबीआई की ओर से दिया गया, ये विस्तार से जानेंगे। और लाल सागर में तनाव का क्या होगा भारत पर असर, ये दिन की एक और बड़ी खबर होगी। लगातार हम इस खबर पर नजर बनाए हैं, आपको हर दिन अपडेट देते हैं। आज भी बताएंगे लाल सागर में नई गतिविधियां आखिर हैं क्या। किसी कर्जदार को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिए नियमों में कुछ बदलाव किया जा सकता है। इन नियमों में जो बदलाव होगा वो बैंकों के नजरिए से होगा। बैंकों को इनमें कुछ ढील दी जा सकती है। बदलाव ये हो सकता है कि बैंक किसी कर्ज खाते के दिक्कत में फंसने की आशंका बनते ही कर्जदार के साथ बातचीत को जरूरी कर सकता है आरबीआई बैंकों के लिए। पहले ये बातचीत वैकल्पिक थी और इस तरीके की कार्यवाही या इस तरीके की बातचीत विलफुल डिफॉल्टर घोषित करते समय की जाती थी। सर, क्यों हो रहा है ये बदलाव? शुभम, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। विलफुल डिफॉल्टर और सामान्य डिफॉल्टर्स के बीच बैंक आमतौर पर फर्क करते आए हैं। दो तरीके के डिफॉल्टर्स होते हैं। एक वो डिफॉल्टर्स हैं जो किसी इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण, फोर्स मेजोर के कारण, संकट के कारण डिफॉल्ट हो गए, जैसे कि हमने कोविड के दौरान देखा था। और कुछ ऐसे हैं जो विलफुल डिफॉल्टर हैं, जो जानबूझकर बैंक के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, कर्ज लेकर निकल जाते हैं। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर एक गहरा असमंजस हमें दिखाई दे रहा है। दर्शकों को याद होगा कि 5-6 महीने पहले रिजर्व बैंक का एक ऑर्डर आया था जो काफी चर्चा में था, जिसमें विलफुल डिफॉल्टर्स को दोबारा लोन देने की छूट मिल रही थी, लोन रिस्ट्रक्चर करने की छूट मिल रही थी। ये सारे तार, ये सारा पैटर्न उसी से जुड़ा हुआ है। मामला शुरू हुआ था विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विलफुल डिफॉल्टर्स के अकाउंट्स किसी विलफुल डिफॉल्टर के अकाउंट्स को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने से पहले कुछ नियम बनाए जाने चाहिए। रिजर्व बैंक की तरफ से अभी जो संकेत दिए गए उस हिसाब से बैंकों को इस मामले में थोड़ी आजादी मिलने की संभावना है। बैंक किसी सख्त नियम के तहत नहीं बल्कि अपने तरह से इन चीजों पर फैसला कर सकेंगे, जिसमें खास तौर पर महत्वपूर्ण बात यह होगी कि किसी संभावना डिफॉल्टर की संभावना से पहले बैंकों से उनसे बात की जाएगी। पर अभी ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि स्पष्ट रूप से नियम नहीं आए हैं। फिनांस मिनिस्ट्री की भी अपनी एक राय है। विलफुल डिफॉल्टर से बैंक क्या बात करेगा ये समझना थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि विलफुल डिफॉल्टर तो आमतौर पर नियत के साथ डिफॉल्ट करने की कोशिश करता है, उसकी नियत ही बैंक का पैसा नहीं देने की होती है। तो क्या बैंक उन विलफुल डिफॉल्टर्स की नियत को रोक पाएगा? ऐसा करने से देखना मुश्किल है। पर विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर रिजर्व बैंक और सरकार के बीच में काफी असमंजस है सामान्य डिफॉल्टर्स की तुलना में। पर एक नया कानून है, नए कानून का संकेत है, नई व्यवस्था के संकेत मिले हैं कि आप आरबीआई नियमों में बदलाव कर सकता है। प्याज निर्यात पर प्रतिबंध का असर थोक बाजार में प्याज की कीमतों पर दिखने लगा है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर 7 दिसंबर को प्रतिबंध लगाया था और तब से अब तक थोक बाजार में प्याज का भाव करीब 50% रह गया है, यानी आधा रह गया है। करीब 2 हफ्ते पहले महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में प्याज का थोक भाव 39 से 40 रुपये प्रति किलो था, जो अब घटकर 20 से 21 रुपये पर आ गया है। सर, क्या ये किसानों के बीच और सरकार के बीच टकराव की नई वजह बन सकती है? प्याज को लेकर पिछले 3 महीने से सरकार और किसानों के बीच टकराव चल ही रहा है। जैसे ही प्याज की कीमतें ऊपर जाती हैं, केंद्र सरकार अपनी तरफ से निर्यात में और कई सारे फैसलों के जरिए प्याज की कीमतें कम करने की कोशिश करती है और उसमें किसानों को नुकसान होता है।
आपको याद होगा कि नासिक की मंडी में हड़ताल चली थी, किसानों ने प्याज के ऑक्शंस बंद कर दिए थे। ये भी चर्चा थी कि किसान मंडियों से बाहर प्याज बेच रहे हैं। अब फिर वही परिस्थिति लौट कर आई। प्याज की कीमतों में एक बढ़ोतरी हमने देखी हाल में। उस बढ़ोतरी के बाद सरकार फिर सक्रिय हुई और उसने निर्यात पर प्रतिबंध और तेजी से लागू किए, जिस वजह से प्याज की कीमतें फिर टूट गई हैं। नासिक के खासतौर पर प्याज उत्पादक बेल्ट पर हमारी नजर रहेगी। हमें जानने की कोशिश करेंगे कि वहां से हो क्या रहा है वास्तविक रूप से, क्योंकि पिछली बार भी ऐसी परिस्थिति बनी थी और टकराव हुआ था और उसके बाद प्याज की आपूर्ति बाजार में सीमित हो गई थी। जहां तक फसल का असर है और फसल के नजरिए से देखा जाए तो प्याज की पैदावार इस बार कम रहने की संभावना है। भारत में अधिकांश प्याज इसी सीजन में पैदा होता है और बाजार में मांग और आपूर्ति का अंतर स्पष्ट रूप से बना हुआ है, तो कीमतों को लेकर कीमतों पर दबाव तो रहेगा ही। पिछले 3 वित्त वर्षों के दौरान देश में वित्तीय लेन देन से जुड़े 12,000 से ज़्यादा फ्रॉड सामने आए हैं। संसद में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये जानकारी के मुताबिक ये बात सामने आई है। ये फ्रॉड इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम के जरिए हुए हैं। सरकार ने बताया कि इन सभी फ्रॉड्स में कुल 461 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई है। एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से यह भी बताया गया कि बैंकों ने बिना दावे वाली रकम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2023 के अंत तक बिना दावे वाली रकम 28% बढ़कर 42,272 करोड़ रुपए हो गई है। सर, फ्रॉड की संख्या 3 साल में सिर्फ 22,000, हम तो लगातार अखबारों में पढ़ रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं। फ्रॉड की संख्या तो आपको नहीं लगता इससे ज़्यादा हो सकती है? हाँ, ये आंकड़ा थोड़ा अधूरा है। 3 साल में केवल 12,000 फ्रॉड नहीं है, क्योंकि सरकार और सरकार की एजेंसियां ही मान रही हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर फ्रॉड है। और जिस तरीके के आंकड़े के हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत में हर तीसरे चौथे व्यक्ति के साथ किसी न किसी तरीके के मोबाइल फ्रॉड की कोशिश की गई है। अगर वो इंटरनेट की यूनिवर्स में काम कर रहा है तो शायद वित्त मंत्रालय की तरफ से जो संसद में जानकारी दी गई वो उन रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड फ्रॉड की है जिनकी जानकारी इनके पास उपलब्ध है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हैं जिनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, और रिपोर्ट इसलिए नहीं होती कि किसमें वापस पैसा मिलने की कोई गुंजाइश या कोई संभावना भी नहीं होती। लेकिन 12,000 फ्रॉड में 461 करोड़ रुपए की राशि बड़ी दिखाई देती है। और अगर आप ये माने कि भारत में ये कुल रिपोर्टेड फ्रॉड का 20% या 25% है, तो ये राशि बहुत बड़ी हो सकती है। अगर हम मान के चलें कि केवल 1/4 फ्रॉड्स रिपोर्ट होते हैं, लोगों को तो ये पता भी नहीं कि उनके फ्रॉड की रिपोर्टिंग कहाँ करें, रिपोर्ट कहाँ करें जाकर, उनकी जानकारी कहाँ करें। तो इस हिसाब से ये राशि काफी बड़ी हो सकती है। और साइबर फ्रॉड को लेकर अब आमतौर पर ये स्थिति बन गई है, फिशिंग के मैसेजेस को लेकर, ओटीपी फ्रॉड्स को लेकर, कि अब ये बिल्कुल सामान्य स्थिति हो गई है कि लोग इससे प्रभावित होते हैं, शिकार होते हैं और फिर कोई उपाय समाधान न मिलने के कारण मन मसोस कर बैठ जाते हैं। पर दूसरी बात जो शुभम आपने कही वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है कि बैंकों में गैर दावे वाली राशि की संख्या बढ़ रही है। सरकार ने इसकी कोशिश भी की थी, हाल फिलहाल में कैंपेन भी चलाए थे और ये कहा था कि जिनका पैसा बैंकों में फंसा हुआ है, दावा नहीं वो दावा कर सकते हैं। लेकिन फिर ये राशि बढ़ना थोड़ा चौंकाने वाली घटना है। इसका मतलब ये है कि बैंकों के अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें लोग ट्रेस नहीं कर रहे हैं या वो ट्रेस से बाहर हो गए हैं और उनकी राशि बैंकों के पास पड़ी हुई है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के खर्च का बोझ उठाने के लिए केंद्र सरकार ने 22 राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर्ज उठाने के लिए मंजूरी दी है। मार्च 2024 तक राज्य सरकारों को अतिरिक्त 60,000 करोड़ रुपए कर्ज उठाने की मंजूरी दी गई है। बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर यह जानकारी दी गई। सर, इतना पैसा राज्यों को क्यों चाहिए और इससे कर्ज के ढांचे में ओवरऑल देखें तो किस तरीके का बदलाव आएगा? देखिए, ये सवाल जो बार बार कहा जा रहा था ना कि पेंशन स्कीम से राज्यों पर कर्ज का बोझ कम होगा, वैसा तो होता नहीं दिखाई दिया। राज्य सरकारों को नई पेंशन स्कीम में अपना हिस्सा देना है जो करीब 60,876 करोड़ रुपए के आसपास है, और इसके लिए अब उनके पास फंड्स नहीं है, अब उनके पास अपने रेवेन्यूज नहीं है जिन रेवेन्यूज के जरिए वो एनपीएस में अपना थोड़ा सा हिस्सा भी दे सके। इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है कि ओपीएस को लेकर जो पूरा विवाद था, जो पूरा सवाल था जो उठाया जा रहा था कि ओपीएस से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर में चुनौतीपूर्ण होगी और उन्हें नहीं जाना चाहिए, तो एनपीएस के कारण भी राज्यों के पास संसाधनों की वैसी ही कमी दिखाई दे रही है और इसलिए अब उन्हें ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य सरकारों के लिए उनके अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो उनका स्टेट का जीडीपी होता है उसके 3% तक कर्ज लेने का नियम तय किया गया है, जो भारत का एफआरबीएम एक्ट है, बजट मैनेजमेंट और फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एक्ट है, उस हिसाब से उसकी ये शर्त तय की गई। करीब 8,59,000 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज राज्य सरकारें ले सकती, लेकिन अब एनपीएस को चलाने के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार उन्हें कोई स्पष्ट रूप से सीधी मदद वित्तीय सहायता के तौर पर, ग्रांट्स के तौर पर और ट्रांसफर्स के तौर पर नहीं देने वाली। तो एनपीएस भी अब कर्ज के सहारे ही चलेगी, राज्य सरकारों को कर्ज लेना पड़ेगा, ये बात केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है।
अब यहाँ जो नया कर्ज लिया जाएगा वो ध्यान रखना जरूरी है कि ये बाजार में सबसे ऊंची ब्याज दरों का दौर है और राज्य सरकारों को मिलने वाला कर्ज और भी महंगा होता है। सामान्य रूप से केंद्र सरकार की साख अच्छी होती है, राज्य सरकारों की साख उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए उनको मिलने वाला कर्ज पहले से ज्यादा ऊंची दरों पर मिलता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत देश में जितने जनधन खाते खुले हैं उनमें करीब 20% खाते ऐसे हैं जो लंबे समय से निष्क्रिय पड़े हुए हैं। मंगलवार को वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ की तरफ से संसद में पूछे गए एक लिखित सवाल के जवाब में ये बताया गया। देश में कुल 51.11 करोड़ जनधन खाते हैं, इनमें से 10 करोड़ 34 लाख खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं और इन निष्क्रिय खातों में 4 करोड़ 93 लाख जो खाते हैं वो महिलाओं के हैं। सर, इन खातों के इनएक्टिव होने का मतलब क्या है? इस खबर के भीतर जो जानकारी दी गई सदन में वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 50 करोड़ जनधन खाते, जिसमें से करीब करीब 10 करोड़ खाते डोरमेंट हैं, निष्क्रिय हैं। जनधन के पूरी प्रक्रिया में खाते खोल देने के बाद ये नहीं पता चला या ये प्रक्रिया में कोई ट्रांजेक्शन या कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। पर इसमें जानकारी के भीतर जो सरकार की तरफ से कहा गया उसमें महत्वपूर्ण बात कही गई कि इसमें बहुत सारे खाते ऐसे हैं जो ट्रेसेबल नहीं है, यानी जिन्होंने खाते खोले थे उनके बारे में जानकारी नहीं है। थोड़ी चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि बहुत सारे जनधन खाते खोले गए थे, बैंकों ने होड़ में सरकार की तरफ से दिए गए निर्देश में जनधन का लक्ष्य पालन करने के लिए खाते खोल दिए और उसके बाद उनको सक्रिय नहीं किया गया। वैसे जनधन को बैंक अकाउंट में फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से भारत की बड़ी सफल स्कीम माना गया और वो सफल थी भी। पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इसके बाद अगले स्तर पर कहीं बढ़ता नहीं दिखाई दिया। इन खातों के आगे उन खातों में बचत ट्रांसफर होना, उनमें ट्रांजेक्शन होना, उनके जरिए निवेश होना, उनके जरिए लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए पैसा जाना, ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। और इसलिए जनधन जो कि एक बड़ा अभियान बन सकता था लोगों को बैंकों के भीतर तक ले जाने का और वहां से फिर उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ाने का, बीमा खरीदने के लिए प्रेरित करने का, बचतों के लिए प्रेरित करने का, वो प्रक्रिया कहीं ठहर गई। शायद उसकी वजह यह है कि इसमें अधिकांश खाते ऐसे हैं या तो खातों में संचालन सीमित है और या बिल्कुल डॉर्मेंट है, क्योंकि 20% खाते तो पूरी तरह निष्क्रिय हैं और जो खाते सक्रिय भी होंगे शुभम, उनमें भी उनकी सक्रियता का स्तर काफी सीमित होगा। 3 महीने 4 महीने में एक बार वो खाता सक्रिय होता होगा या 5 महीने में एक बार सक्रिय होता होगा, महीने में एक बार उसमें ट्रांजेक्शन होते होंगे। इसलिए जनधन की पूरी योजना को बैंकों के नजरिए से नए सिरे से देखने की जरूरत लगती है, ऐसा इस आंकड़े से महसूस होता है। देश के एविएशन सेक्टर से जुड़ी आज कई खबरें आई। एक खबर यह है कि बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदने के लिए स्पाइसजेट योजना बना रही है। दूसरी एक खबर यह है कि अगर कोई एयरलाइंस बंद होती है तो उसकी संपत्ति को 2 महीने के लिए फ्रीज करने को लेकर सरकार नया नियम लागू कर सकती है। एक खबर स्पाइसजेट से जुड़ी ये थी कि स्पाइसजेट में करीब 1100 करोड़ रुपए का निवेश हो सकता है, नया निवेश। और चौथी खबर यह कि इस साल देश की एयरलाइन कंपनियों का कुल घाटा 82% तक कम हो सकता है। इसकी एक जो बड़ी वजह बताई गई वो क्रूड का लंबे समय से एक रेंज में रहना था, कॉस्ट कम हुई उसकी वजह से, क्योंकि 80% जो कॉस्टिंग होती है एविएशन की वो क्रूड से ही आती है। लेकिन सर, ये जो सरकार नियम बदल रही है, 2 महीने वाला नियम ला रही है, ये क्यों ला रही है और इसका असर क्या होगा? ये खासा चौंकाने वाला फैसला है। हाल फिलहाल में हमने देखा था कि जो एविएशन कंपनियां डिफॉल्ट कर रही थी या बैंकरप्ट हो रही थी, तो उसमें सरकार जो प्रमुख लेंडर्स थे या जो प्रमुख ऑपरेटर्स थे जिनके एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही थी, उन्हें लेकर सरकार थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रही थी। लेकिन ये नया बदलाव ऐसा लग रहा है कि एविएशन सेक्टर में को लेकर भारत का जो नजरिया है उसे प्रभावित करेगा पूरी दुनिया में। आपको याद होगा कि सरकार ने एक फैसला लिया था जिसमें हेलीकॉप्टर, चॉपर्स और इंजन को इंसॉल्वेंसी के तहत मॉरिटोरियम से बाहर कर दिया था। इस बात की शुरुआत थी कि अगर जब कोई कंपनी डिफॉल्ट होकर आईबीसी की प्रक्रिया में जाती है तो उसकी संपत्तियों पर जो मॉरिटोरियम लगा दिया जाता है उसे बाहर कर दिया जाए। यही वो वजह थी जिस वजह से जो लीज जहाज देने वाली कंपनियां थी वो गो फर्स्ट के जहाजों का नियंत्रण नहीं ले सकती और प्रक्रिया लंबे समय तक चली और अब जाकर उन्हें अपना नियंत्रण प्राप्त हुआ। जो संकेत मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, तो 2 महीने तक इस बात के लिए इंतजार करेगी कि कंपनियों को ग्राहक मिल जाए। भारत के एविएशन सेक्टर में डिफॉल्ट्स की और कंपनियों के बंद होने की बड़ी त्रासदायकता है। लगभग हर 5 साल में 6 साल में भारत में एक एविएशन कंपनी डिफॉल्ट कर रही है और एविएशन सेक्टर जबकि ग्रो कर रहा है तो बाजार में कभी भी पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं रह पाती। 2-3 साल के बाद मोनोपोलीज बनना शुरू हो जाती है। अब कोशिश ये हो रही है कि 2 एयरलाइंस बाजार में शुभम बिकने के लिए खड़ी हैं।
कोफस बिकने के लिए खड़ी है, जेट एयरवेज बिकने के लिए खड़ी है। इसके अलावा स्पाइस जेट संकट में है, हालांकि स्पाइस जेट की तरफ से इस तरीके की खबरें आई जो थोड़ी दिलचस्प थी कि स्पाइस जेट कोफस को खरीदना चाहती, उसके पास अपने फंड्स और संसाधनों की समस्या है। ऐसी स्थिति में सरकार शायद ये कोशिश कर रही है कि कंपनियों को बिकने के लिए अगर 2 महीने में ग्राहक मिल जाए तो उनकी संपत्तियां एज इट इज हैं। हमें देखना होगा कि दुनिया की जो एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनियां हैं और जो एयरक्राफ्ट पर लीज पर देने वाली कंपनियां हैं वो इस पर कैसी प्रतिक्रिया करती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि भारत के एविएशन सेक्टर में संकट, नियमों में कई तरीके की असमंजस के कारण भारत के एविएशन मार्केट को डाउनग्रेड किया था दुनिया के एविएशन सेक्टर ने, की कंपनियों ने, और ये माना था कि भारतीय एविएशन बाजार एयरक्राफ्ट कंपनियों के निवेश और कारोबार की दृष्टि से थोड़ा जोखिम भरा हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय की तरफ से मौजूदा वित्त वर्ष 23-24 के दौरान पहले जितनी सड़क परियोजनाओं के आवंटन का अनुमान लगाया गया था उसमें भारी कटौती हुई है। रेटिंग और रिसर्च एजेंसी इकरा के अनुमान के मुताबिक इस साल 7,000 से 7,500 किलोमीटर सड़कों के आवंटन का अनुमान है, जो पहले के मुकाबले 40 से 43% कम है। इकरा के मुताबिक NHAI के आवंटन में तो 50% तक की गिरावट का अनुमान है। सर, क्यों घटाया जा रहा है आवंटन और इसका असर क्या दिखेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण खबर है, खासतौर से उस स्थिति में जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकारी खर्च की जरूरत महसूस की जा रही है। हम लगातार मनी 9 के अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बता रहे हैं कि भारत के सड़क क्षेत्र में कई समस्याएं भीतर पक रही हैं, जिनकी जानकारी निकलकर धीमे धीमे बाहर आती है। सरकार ने सड़क क्षेत्र में खर्च और निवेश कम कर दिया है। पिछले साल की तुलना में, जब इस साल का बजट आया था तो उसमें भी पिछले साल की तुलना में आवंटन में कमी की गई थी, लेकिन अब 2 बड़े आंकड़े हमारे सामने। इकरा ने ये बताया कि कुल सड़क आवंटन केवल 7,000 से 7,500 किलोमीटर के आसपास होगा, जिसमें 50% तक NHAI के आवंटन में 50% तक कमी होगी। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी इससे पहले आ चुकी है कि भारत ने तीनों प्रमुख सड़क परियोजनाओं के क्षेत्र से, NHAI में भी, भारतमाला में भी और बाकी जगह भी, प्रोजेक्ट का अप्रूवल काफी स्लो हो गया है। और तीसरी चीज है कि सड़क बनने की रफ्तार सामान्य रूप से की तुलना में जो पिछले साल तक थी वो धीमी हो चुकी। पूरा सड़क सेक्टर संसाधनों की कमी से और कर्ज की मांग से लड़खड़ा रहा है। हमने मनी 9 में पर एक विस्तार से एक नाटकम किया था सड़क क्षेत्र पर। हमने बताया था कि जो अधिकांश आवंटन अब सड़क क्षेत्र को किया जा रहा है, उस राशि का इस्तेमाल NHAI का कर्ज उतारने के लिए किया जाएगा और इसका असर भारत में सड़कों के निर्माण की गति पर पड़ेगा। और वैसा ही हो गया। हम वित्त वर्ष की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी तिमाही बची हुई है और सड़कों का आवंटन भी घटा है, सड़कों के निर्माण की रफ्तार भी कम हुई है और सड़कों को मिलने वाली मंजूरियां भी कम हुई है। इससे आप ये मान सकते हैं कि अगले साल के बजट में और भी कम फंड रोड निर्माण के लिए मिलेगा। असर इसका यह है कि रोड सेक्टर ही एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जहां से इकोनॉमी में गति आती है, सीमेंट की डिमांड बढ़ती है, लेबर की डिमांड बढ़ती है। लेकिन सरकार का ये बड़ा अभियान अब थमता दिख रहा है, क्योंकि NHAI कर्ज के संकट में फंसी हुई है और अब केवल सड़कें भारत में बजट आवंटन से बन सकती हैं और बजट में इतना पैसा नहीं है कि वो सड़कों को बनाया जा सके और कर्ज लेने की परिस्थिति भारत के सबसे बड़े डेवलपर में नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के उस दावे को खारिज किया है जिसमें IMF ने कहा कि RBI करेंसी मार्केट में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रहा है। IMF ने RBI को ये कहते हुए आलोचना की थी कि अपने प्रभाव से करेंसी की दरों में प्रभावित करते हैं। इस दावे को खारिज करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि वह पूरी पारदर्शिता और नियमों के साथ करेंसी मार्केट में दखल देता है। उधर रिजर्व बैंक ने अपने एक अन्य फैसले में बैंकों के लिए वैकल्पिक निवेश फंड यानी AIF में निवेश के नियमों को सख्त भी किया है। सर, IMF ने क्या आरोप लगाया था और क्या इसको जिस तरीके से नकारा गया, ये ठीक है ये पूरी बात? भारत और चीन IMF की तरफ से लगातार करेंसी मैनिपुलेट करने वाले बाजारों के तौर पर चिन्हित होते हैं या पहचाने जाते हैं। IMF पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट्स पर करीब से नजर रखता है और ये बताता है कि कौन सा देश अपने करेंसी मार्केट में कितनी दखलंदाजी करता है और किस स्तर तक वो अपनी मुद्रा की कीमतों को प्रभावित करता है। हमें याद होगा कि पूरी दुनिया में करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन को बाजारों के हिसाब से स्वस्थ नहीं माना जाता, इसलिए दुनिया के कई सारे देशों में वहां के केंद्रीय बैंक करेंसी के प्राइसेस को आर्टिफिशियली या बाजार में दखल करके घटाने बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। और यही बात रिजर्व बैंक ने अपने ताजे पेपर में या ताजे बयान में कही है कि भारतीय रिजर्व बैंक, IMF का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक लगातार बाजार में दखल देता है,
हस्तक्षेप करता है, और जो हमें दिखता भी है। हम लोग लगातार अपने कार्यक्रमों में रिपोर्ट भी करते हैं कि जब भी रुपए की में एक सीमा से अधिक गिरावट होती है तो डॉलर बाजार में डॉलर छोड़े जाते हैं, और रिजर्व बैंक की तरफ से दखल दिया जाता है और एक निश्चित स्तर तक कीमत को निर्धारित करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आधिकारिक रूप से रिजर्व बैंक की तरफ से कभी ये नहीं कहा जाता कि वो बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है, दखल कर रहा है, लेकिन परोक्ष रूप से करेंसी के मार्केट में इंटरवेंशन किया जाता है। ये बात आईएमएफ की ने अपने रिपोर्ट में जो बात कही है वो थोड़ा भारत के लिए इसलिए चुनौतीपूर्ण है इस समय, क्योंकि भारतीय रुपए में हमने पिछले एक साल में तेज गिरावट देखी है, डॉलर इंडेक्स में मजबूती के बाद। और अब जब भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में अपने आप को लिस्ट करने जा रहा है तो इस तरीके की टिप्पणियां भारत के बॉन्ड मार्केट के लिए फ्यूचर में निवेश की दृष्टि से थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं। रिजर्व बैंक का इस मामले में बहुत पुराना रुख और स्टैंड रहा है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है, अपनी जरूरत के मुताबिक हम करेंसी की कीमत को ऊपर नीचे होने देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई और डीआरआई को आदेश दिया है कि पावर कंपनियों पर लगे ओवर इन्वॉइसिंग के आरोपों की जांच करे। जिन कंपनियों पर आरोप हैं उनमें अदानी और एसआर ग्रुप की कंपनियां शामिल हैं। कोर्ट ने कहा है कि जिन कंपनियों को ओवर इन्वॉइसिंग का आरोप सिद्ध होता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या है ये पूरा मामला? एसआर और अडानी समूह जो बिजली की आपूर्ति करता है उस पर ये आरोप थे। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने कोल के इंपोर्ट में कोयले के आयात को महंगा दिखाया है और उसकी ओवर इनवाइसिंग की है, और उसके आधार पर बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं जो बिजली वितरण कंपनियों को दी गई और उसके बाद वो उपभोक्ताओं तक महंगी बिजली पहुंची है। ये मामला पिछले एक साल से चर्चा में है, और अब इसमें आज काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह रहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इस बात की जांच करे कि क्या कोयले के इंपोर्ट में ओवर इनवाइसिंग की गई इन कंपनियों की तरफ से, यानी उन्होंने ज्यादा कीमत दिखाई है और उस कीमत का असर बिजली के बिलों पर क्या पड़ा है। और ये मामला एक किस्म से आने वाले समय में कई जगह नजीर बन सकता है, क्योंकि कोयले के इंपोर्ट को लेकर, उसकी कीमतों को लेकर, उसकी ओवर इनवाइसिंग की चर्चाएं और भी राज्यों में बिजली कंपनियों के कामकाज को लेकर आती रही है। इजराइल हमास युद्ध की वजह से लाल सागर में बढ़े तनाव का असर भारत से यूरोप और अफ्रीकी समुद्री रास्ते के सामान की आवाजाही पर पड़ सकता है। आशंका है कि इस तनाव की वजह से समुद्री रास्ते भारत को सामान लाने या लेकर जाने के किराए में 25 से 30% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी भी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर से बढ़कर $80 के करीब पहुंच गया है। लाल सागर का तनाव भारत के लिए महंगाई बढ़ा सकता है, इसका सीधा मतलब ये है। सर, क्या परिस्थिति अब आगे बनती देख रहे हैं आप? सबसे पहला असर ऑयल टैंकर्स पर पड़ रहा है। ऑयल का की जो जर्नी लाल सागर के जरिए होती थी उसमें 2-3 बड़ी जो कंपनियां हैं, खासतौर से 2-3 बड़े जो टैंकर कांग्लोमरेट है, जिसमें ताइवान और नॉर्वे के टैंकर कांग्लोमरेट है, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वो लाल सागर के हिस्से को अवॉइड करेंगे, क्योंकि तेल ले जाने में वहां पर रिस्क है और वहां तनाव भी बढ़ रहा है और हमले भी बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ अभी बाकी मर्चेंडाइज की कंपनियां फिलहाल उतना सक्रिय रूप से नहीं बदल रही हैं, लेकिन माना जा रहा है कि पूरे शिपिंग उद्योग में इस एरिया से जाने से प्रीमियम बढ़ गए। और जैसे ही ऑयल कंपनियों ने, ऑयल टैंकर ने, ताइवान की जो शिपिंग टैंकर कंपनी है एवरग्रीन, और ताइवान के और नॉर्वे की कंपनी है फ्रंटलाइन, इन दोनों ने जैसे ही इस बात की घोषणा की कि वो लाल सागर के रास्ते से अपना तेल कैरी नहीं करेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दी। फिलहाल इस क्षेत्र में कोई किसी बड़े बाहरी दखल की संभावना नहीं दिखाई दे रही, और इसलिए ये शिपिंग रूट अगले कुछ समय तक प्रभावित रह सकता है, जिसका असर दुनिया में कई सारी चीजों की सप्लाई पर नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। देश में 125 साल से चल रहे डाकघर कानून की जगह नए कानून का रास्ता साफ हो गया है। नया कानून संसद में पास हो गया है। नए कानून में प्रावधान है कि डाक कर्मियों को अगर किसी पार्सल पर संदेह होगा तो वे उसको खोलकर देख सकेंगे। इस प्रावधान को निजता के हनन के तौर पर देखा जा रहा है। संसद में पास होने के बाद इस प्रावधान को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलेगी, जिसके बाद इस कानून को लेकर सरकार की तरफ से नियम जारी किए जाएंगे। अमेरिका से थर्मल कोयले के आयात में हुई बढ़ोतरी की वजह से देश में कोयले का आयात लगातार बढ़ रहा है। नवंबर के दौरान देश में 17.51 लाख टन थर्मल कोयले का आयात हुआ है। इसमें 1.4 लाख टन कोयला अकेले अमेरिका से इंपोर्ट हुआ है। इससे पहले अक्टूबर के दौरान देश में 18.66 लाख टन थर्मल कोयले का आयात हुआ था। अमेरिकी ऑटो कंपनी फोर्ड ने अपने चेन्नई प्लांट के बेचने की डील को कैंसिल कर दिया है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ ये डील की बातचीत लगभग अंतिम दौर में थी। इस डील के कैंसिल होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि फोर्ड भारत को छोड़ने के अपने फैसले पर पुनर्विचार
कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लाखों फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार ने नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की उस रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है जिसके तहत आवासीय परियोजनाओं के डेवलपर को 2 साल का जीरो पीरियड दिया गया है। डेवलपर को इस जीरो पीरियड पर ब्याज नहीं देना होगा। योगी सरकार के फैसले के बाद अब अगले 1-2 महीने में रजिस्ट्री शुरू होने की उम्मीद है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत में कम्युनिकेशन सेक्टर के दोनों बिल आ गए नए, डाक बिल भी आ गया और कम्युनिकेशन बिल भी आ गया। बाकी तो इसमें कई सारे प्रावधान है, पर 2 बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान है जो पिछली प्रक्रिया से, उदारीकरण की प्रक्रिया से पीछे हटने की तरफ है। पहले वाले बिल में जो टेलीकॉम का बिल था उसमें सरकार ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन का पूरा अधिकार ही अपने आप में ले लिया और यह तय कर दिया कि सरकार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए स्पेक्ट्रम का एलोकेशन कर सकेगी। उसके लिए अब जो बिडिंग और बाकी चीजों की जरूरत थी, कानून में बदलाव की थी, वो नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया। आमतौर पर पारदर्शिता की संभावनाओं के हिसाब से ये प्रावधान विवादित और क्वेश्चनेबल है। और अब जो डाक कानून आया उसमें सरकार ने फैसला किया कि किसी भी व्यक्ति को एक नोटिफिकेशन के जरिए अधिकृत कर सकती है जो किसी भी डाक की डिलीवरी रोक सकता है, किसी भी पैकेट को खोल सकता है और उसे चेक कर सकता है। ये 2 ऐसे प्रावधान हैं जिन्होंने भारत के कम्युनिकेशन स्पेस में काफी नई बहस खड़ी की है कि सरकार इस बाजार को उदार और पारदर्शी बना रही है या इसमें कई सारे अधिकार अपने हाथ में ले रही है। इस कानून के आने के बाद भारत की डाक विभाग की सेवाओं में कितना बदलाव होगा, कितनी बेहतरी होगी, ये हमें देखना होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया। मनी सेंट्रल देखने के लिए कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कंबोज लाल है।